हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में फिर से आज आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 5वां पार्ट हड़प्पा सभ्यता का, जो कि प्राचीन इतिहास का चल रहा है। इंडिया के अंदर 3 तरीके के हिस्ट्री को बांटा गया है, प्राचीन काल और मध्यकालीन और आधुनिक काल। ठीक है, तो इसमें हम प्राचीन काल के बारे में पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हमने 4 पार्ट हमने क्या किया कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से एक दूसरे के क्षेत्र से वस्तुओं को मंगाते थे, कच्चा माल मंगाते थे और मंगाने के बाद शिल्प उत्पादन क्या करते थे, फ्यांस के पात्र बनाया करते थे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज ही हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार थी। तो देखते रहिए और बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने जाना हड़प्पा सभ्यता के अंदर लास्ट पार्ट में कि किस प्रकार से शुरुआत हुई थी, किस प्रकार से फ्रांस के पात्र बनाए जाते थे, कौन कौन से वस्तुओं को मिला करके फ्रांस के पात्र बनाया जाता था। ठीक है, तो फ्रांस के जो पात्र थे उसको बनाने के लिए और बहुत सारे जो उत्पादन थे, ठीक है, उनको बनाने के लिए कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी वस्तुएं आया करती थी। ठीक है, तो देखिए नागेश्वर और बालाकोट 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां से क्या आता था, शंख आता था। ठीक है, शंख बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ था उस टाइम पे, बहुत महत्वपूर्ण वस्तु थी जिसको बहुत सारी चीज़ों में बनाने में उपयोग किया जाता था। दूसरा है अफगानिस्तान से आता था सोर्तुगई से नीले रंग का लाजवर्ड मणि, और नीले रंग का जो लाजवर्ड मणि होता था इनको चूड़ियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था कि इनके बिना चूड़ियाँ नहीं बन सकती, क्योंकि कलर रंग देने के लिए ये पत्थर लाजवर्ड जो मणि हुआ करता था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और भी इस नीले रंग के जो लाजवर्ड मणि थी इससे और भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके अलावा जो लोथल है, लोथल से कार्नेलिया का पत्थर मिला, मतलब वहाँ से पत्थर मंगाया जाता था। अब मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता है वो डायमंड शेप की तरह फैला हुआ है ना, और इसी क्षेत्र के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो एक सेंट्रल जो क्षेत्र था जिसको हम कहते थे चंगहुदड़ो। ठीक है, इस चंगहुदड़ो को महत्वपूर्ण शिल्प उत्पादन का क्या माना जाता था, सेंटर माना जाता था, क्योंकि यहीं पे फ्रांस के पात्र और बहुत सारे वस्तुएं हमें अवशेष मिले हैं जिनसे हमें पता चला है और वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि हाँ ये वो जगह है, सेंट्रल जगह, जहाँ पे महत्वपूर्ण केंद्र जो था, जो कि सभी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, मोस्टली चीज़ों का। ठीक है, और चंगहुदड़ो क्या था कि शिल्प उत्पादन का केंद्र था, सेंटर था। तो इसमें अलग अलग क्षेत्र के जो वस्तुएं आते थे, कच्चा माल आता था, उन्हीं के बारे में पढ़ रहे कि कौन से नागेश्वर और बालाकोट से संग आता था। ठीक है, और इसी तरीके से दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात। ठीक है, अभी इंडिया का मैप में देखें तो ये है गुजरात और ये है राजस्थान। तो गुजरात क्या हो गया, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से डिवाइडेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऊपर वाले का तो ये तो हिस्सा गुजरात का हो गया और ये हिस्सा ऊपर वाले का ही नीचे वाले का क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में सेल खड़ी नामक पत्थर को मतलब मंगाया जाता था वहाँ से चंगहुदड़ो में। आपको बताया था मैंने लास्ट में कि सेल खड़ी नामक पत्थर को बिल्कुल बारूद बना करके, एकदम पाउडर जैसा बना करके उसको तांबे में भर के उसको बहुत सारे मोतियों का निर्माण करते थे और बहुत सारे फ्यांस का निर्माण करते थे। ठीक है, और ये विलासिता की वस्तुएं कहलाती थी क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता था, है ना। अभी देखिए, तो राजस्थान खेतरी के तांबा, यानी कि राजस्थान से खेतरी का क्या मिलता था, तांबा मिलता था। ठीक है, राजस्थान खेतरी के जो तांबा है ये राजस्थान से अकेले मिलता था कि राजस्थान से आएगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर तो ये सेल खड़ी नामक पत्थर मिलता है। और खेतरी नाम का जो तांबा था, जिस तांबे के अंदर सेल खड़ी पत्थर जो था उसको चूरा करके भरते थे, बारूद बना करके भरते थे पाउडर सा, तो उस तांबे को कहते हैं खेतरी के तांबा, जिसको बहुत सारी वस्तुएं बनाने में उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही देखिए दक्षिण भारत से क्या मिलता था, सोना। तो ये जो दक्षिण भारत यहाँ पे इस तरीके से फैला हुआ है ना हड़प्पा सभ्यता, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी भारत उस टाइम के। ठीक है, दक्षिण भारत तो हमारा वर्तमान समय में ये है। तो आस पड़ोस के क्षेत्रों से व्यापार भी क्या करते थे, यानी कि दूर दराज क्षेत्र से, जैसे हमें एक बहुत बड़ा वो मिला है मृत्यवान, और ये मृत्यवान तुम जानते हो इस तरीके से होता था, ऐसे बना हुआ है। ओके, और यहाँ से इस प्रकार से
आप 12th क्लास के एनसीईआरटी में देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी चित्र आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या, मृतवान। और ये मित्रवान पता है कहाँ से आया करता था? ये मित्रवान आता था ओमान से आया करता था। कहाँ से आता था? ओमान से आया करता था। और ओमान जानते हो कहाँ पे? ये खाड़ी प्रदेश है, जो अरब प्रदेश है ना, उनमें से एक है ये ओमान शहर। ठीक है, जैसे कि यहाँ को मैं यहाँ पे देख दो कि इस तरीके से बना हुआ है साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे है, तो यहाँ यमन है और ओमान है। यहीं से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार होकर के जाता था वस्तुएं। ठीक है, और इन वस्तुओं को जो ये प्रमाण मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अवशेष हैं, जिनसे हमें ये पता चला है कि सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता था, बल्कि जो दूसरे सभ्यता थी और दूसरे जगह के लोग थे, वहाँ से भी हम क्या करते थे, व्यापार करके वस्तुओं को इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और कच्चे माल को प्राप्त करने के यही सारे तरीके हैं जो कि आपने अभी तक देखा कि इतने सारी चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र से मिल जाते थे, और जो दूर दराज से हमें वर्तमान समय में अभी कुछ साल पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 100 साल से पहले ही बोला जाता है कि जो मृतवान है वो ओमान से आया गया था। ये बहुत बड़ा, और इसके ऊपर ना काली मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। काली मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे साफ साफ जाहिर होता है, और वो मिट्टी कहाँ से है? वो मिट्टी ओमान से है। तो ये सारी वस्तुएं हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए। अब हम जानते हैं कि मुहर और मुद्राकण किस प्रकार से महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ठीक है, कि जो मुहर है और मुद्राकण है, यहाँ पे तुम्हें ये पता लगेगा कि हड़प्पा वासी के अंदर इतना माइंड, इतना दिमाग, आखिर डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ करता था। वर्तमान समय में हम अभी किसी भी वस्तु को कहीं भेजते हैं तो एकदम बढ़िया से एकदम पैकिंग करके भेजते हैं। जैसे अगर आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, ठीक है, तो वो अच्छे से पैक होकर के आएगा। या फिर किसी भी ऑनलाइन जो ऐप्स होते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सभी ऐप से अगर आप ऑनलाइन वस्तु मंगाते हो ना, पूरी तरीके से सील पैक होता है। जब तुम्हारे पास आ जाता है तब तुम खुद उसे ओपन करके फिर चेक करते हो कि हाँ, ये वही वस्तु है जो कि मैंने मंगाया है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी। तो ये बात उनको, यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार से जांचते थे कि हाँ, अगर हमने कुछ वस्तु मंगाया है, अब वो उस टाइम पे तो सील पैक होता नहीं था कि एकदम पन्नी से पूरी तरीके से सील पैक कर दिया हमने, भाई अब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा, और डिलीवरी बॉय आएगा और डिलीवरी बॉय जा करके देगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मुहर और मुद्राकण का इससे क्या रिलेटेड है। ठीक है, तो जो मुद्रा और मुहर होता था ना, वो ऐसा नहीं कि गोल टाइप के एक सिक्के जैसा हम अभी वर्तमान समय में सिक्के चलाते वैसा नहीं था, बड़े से होते थे। ठीक है, और मतलब कोई बेलनाकार हो गया है ना, ताकि गोल। अब देखिए, जैसे ये मार्कर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे लिखा हुआ डोम्स रिफिलो, तो इसको अगर हम मुद्रा मान लें और यहाँ पे इस प्रकार से अगर रगड़ते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ पे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें छप जाएगा और ये इतना एरिया कवर कर लेगा, क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट करा है उसको आते आते उतना ही टाइम लग जाएगा, इतना एरिया कवर कर लेगा। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, अभी देखना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुद्रा इस प्रकार से होता था। आप मुद्रा का पिक्चर देख सकते हो स्क्रीन पर, तो बहुत सारे मतलब चित्र बने हुए करते थे मुद्रा पे। और अभी देखिए, एक वस्तु को दूसरे वस्तु पे ले जाना हो, जैसे कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता से कहाँ लेके जाते हैं, ओमान कोई वस्तु हम लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा से हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ओमान में लेके जा रहे हैं। अब एक वस्तु के अंदर हमने बहुत सारे फ्यांस, यानी कि फ्यांस डाल दिया, हमने शंख डाल दिया, चूड़ियाँ डाल दिया, और बहुत सारी वस्तुएं हमने कच्चे माल के रूप में या फिर तैयार माल के रूप में हमने उस वस्तु उस थैले के अंदर डाल दिया। और थैला होता था इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार जो होता है ना, इस प्रकार से थैला बना हुआ होता था। अब ये थैला तो यहाँ पे बांध दिया गया, अब यहाँ से कहाँ गया, ओमान गया। अब ओमान में पता कैसे चलेगा इस थैले के साथ छेड़खानी नहीं हुई है। तो वो क्या करते थे हड़प्पावासी लोग कि इस थैले के ऊपर जहाँ पे ये बांधा हुआ है, चिकनी मिट्टी, यानी कि गीली चिकनी मिट्टी से इसको पूरा लेप लगा देते थे। और लेप लगाने के बाद यहाँ पे ये जो मुहर है, ठीक है, इस मुहर को गीली मिट्टी पे ऐसे, जब मैंने ऐसे चलाया ना, इस तरीके से चला दिया करते थे ताकि वो चीज़ें क्या होती थी, छप जाती थी। तो जब ये वस्तु यहाँ पहुँचेगी, यानी कि ओमान पहुँचेगी, तो कैसे पता चलेगा यदि इस गीली मिट्टी के साथ छेड़खानी हुई है
या फिर जो छपा हुआ है उसके साथ कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, या तो फिर ये टूट करके गिर गया है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ है, तो वो साफ साफ पता चल जाता है कि अगर इस गीली मिट्टी जो था यहाँ पे, जो चिकनी मिट्टी से बनाई गई थी, तो अगर इसके साथ छेड़खानी हुई है, इसका मतलब कि उसके अंदर के वस्तुओं के साथ भी छेड़खानी हुई है। तो इस तरीके से ये पता लगा लेते थे कि हाँ, इस वस्तु को किसी न किसी ने छेड़ा है। ठीक है, और हर जो व्यवस्था होती थी और जो यहाँ की सभ्यता होती थी उसकी मुद्रा अलग अलग हुआ करती थी, जिससे ये भी पता चल जाता था कि कौन से देश से कहाँ पर गया है, कौन सी वस्तुएं कहाँ पर पहुँची है। समझ आ रही है बात? तो ये इतनी बड़ी मतलब मेंटलिटी पावर इतनी बढ़िया थी कि इस तरीके से पता चल जाता है, और इसके हमें पात्र भी मिले। हम तुक्के में या फिर हमें वास्तविक चीज़ों से लेना देना नहीं है, हमें सबूत मिले हमारे वैज्ञानिकों को, तब जाकर के हम इसको पढ़ रहे हैं, और यही हमारे प्राचीन भारत के इतिहास में जोड़ा गया, और यही सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। खैर, अभी हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। ठीक है, तो लिपि से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जाम के अंदर। ठीक है, मोस्टली एसएससी और सीजीएल के जो अंदर एग्जाम होते हैं उसके अंदर बहुत मोस्टली जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो 1 नंबर पक्का कर लीजिए। तो देखिए, हड़प्पाई लिपि हम देखते हैं, यहाँ से हमें 1 नंबर जरूर लेकर के जाना है। ये तुम जो देख रहे हो, ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ सूचना पट के अक्षर हैं, यानी कि जो सूचना बनाया गया है, लिखा गया है, उसके कुछ अक्षर हैं जो कि यहाँ पे मैंने बनाने की कोशिश किया है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा लिपि जो था उस टाइम पे चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि जो हम लिखते हैं ना, वो लिखावट की तरह होता तो था, लेकिन चित्र के अनुसार होता था। ठीक है, इसको सबसे पहले जो लिपि है वो क्या है, ये चित्रात्मक लिपि है। ओके, तो पेपर में क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार से है, तो ऑप्शन में अगर आपको चित्रात्मक लिखता है ना, चित्रात्मक, तो आप इसको ऑप्शन में क्लिक करोगे। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पे लिपियों यानी कि अक्षर यानी कि सब जो संख्या होती है, जैसे ABCD के अंदर जो A to Z होता है, इसके पूरे अल्फ़ाबेट के अंदर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, यानी कि 26 अक्षर होते हैं। ऐसे ही इसकी जो सभ्यता थी, इसके अंदर 375 से 400 अक्षर थे। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे जो भी पढ़ा लिखा बन जाता था ना, उसको बहुत ज्ञानी माना जाता था। ठीक है, अभी देखिए आगे फिर और क्या, इसके जो लिखावट थी वो कैसे थी, वो थी दाएं से बाएं की ओर। कैसी थी, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। अब ये बोलोगे दाएं से बाएं की ओर कैसे होगा, ओके, दाएं से बाएं की ओर क्यों, क्योंकि इसकी जो लिपि थी वो इस तरीके से, जैसे हमारे इस प्रकार से कॉपी बनी हुई थी। ठीक है, और कॉपी में हम कैसे लिखते हैं, इधर से लिखते हुए जाते हैं इधर, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उल्टा चलते थे, वो इधर से लिखना शुरू करते थे और इधर की साइड पे आते थे। समझ आ रही है बात, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ आते थे। ठीक है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारा दायां होगा और ये हमारा बायां होगा, तो दाएं से बाएं की तरफ लिखते हुए आते थे। कितने ऐसे पाठ्य पुस्तक है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, तो वो शंकराकार लिपि आती है। ठीक है, शंकराकार कैसे, कि कितने में ऐसे अवशेष मिले हैं, कितने पाठ्य पुस्तक में इस तरीके से बनाया गया है कि वो इस तरीके से लिखते थे। पहले इधर से इधर आते थे, फिर यहीं से स्टार्ट करके आगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करके पीछे, फिर यहाँ से स्टार्ट करके आगे, इस तरीके से शंकराकार लिपि के द्वारा लिखते थे, वो लिखने का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये दाएं से बाएं की ओर, और ये दाएं से बाएं की ओर ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि उनकी जो लिखावट थी वो दाएं तरफ तो चौड़ी होती थी, लेकिन बाएं तरफ क्या होती थी, संकुचित होती थी। ठीक है, बाएं तरफ संकुचित होती थी और दाएं तरफ क्या होती थी, चौड़ी हुआ करती थी। इसलिए बोला जाता है कि जो इसकी लिपि थी उसकी लिखावट कैसी थी, तो लिखावट उनकी थी दाएं से बाएं की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंदर लिपि किस प्रकार से लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी ये लिपि। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है हड़प्पा सभ्यता की लिपि से वो यही है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है, आज तक पढ़ा नहीं गया है। ध्यान रखना, ये ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है,
ध्यान रखना इस बात को। किसी को समझ ही नहीं आता क्या लिखा है भाई, हर कोई आता है सर खुजाने लग जाता है ये क्या लिख दिया, है ना। तो वो बाहुबली के अंदर तुमने देखा ना, क्या कहते हैं उसको, काल के सेना इमुंडा, ठीक है, तो उसी तरीके की भाषा में लिखी हुई थी। खैर ये तो इसकी जो लिपि थी मतलब बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ जो द्वारा बनाए गए लिपि हैं, और ये अवशेष मिले हैं हमें सूचना पट के अनुसार, और बहुत सारे अभिलेख मिले हैं उसके अंदर भी हमें ये सारे अक्षर मिले हैं। अक्षर आप ध्यान से देख लेना। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता कैसा है, अगर कहीं मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इन अक्षरों का ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह जो बनाए गए हैं इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहीं पे हमारे हड़प्पा सभ्यता की लिपि का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट वीडियो में हम जान रहे हैं कि जो बांट होता है यानी कि जो बटखरा होता है, तौलने वाली वस्तु है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता में। तब तक के लिए बाय।